सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे है आप लोग, आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 है, मांग की कीमत लोच, उसके कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी चैप्टर नंबर 5 के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करीब 8 से 9 करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और एक बात, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करवा चुके हैं। ठीक है, वो वाला भी वीडियो अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 के जो कि मांग की कीमत लॉच है, इसके करीब 5 से 6 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और साथ में उसके थ्योरी की भी समझेंगे। ठीक है, देखिए इससे पहले चैप्टर इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कर चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि मांग की लोच क्यों मापने की विधियाँ क्या है। तो पिछले वीडियो में हम लोग मांग की लोच के बारे में जान चुके हैं, मांग की लोच के प्रकार के बारे में जान चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मापने की विधियाँ। तो मांग की लोच की मापने की 3 विधियाँ हैं। एक है प्रतिशत या अनुपातिक विधि, 2 नंबर है ज्यामिति या बिंदु विधि, 3 नंबर है कुल विधि। तीनों विधि को बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर है प्रतिशत या अनुपातिक विधि, जैसे कि 10 नंबर यहाँ पर है प्रतिशत या अनुपातिक विधि। इसको कैसे निकालते हैं, इससे हम मांग की लोच निकालेंगे। तो मांग की लोच को किससे, मांग की लोच का इंग्लिश क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ईडी। ईडी बराबर होता है माइनस मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। फिर आगे बढ़ाइए कि ईडी बराबर मांग में परिवर्तन डिवाइड प्रारंभिक मांग इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत है इंटू 100, डिवाइड कीमत में परिवर्तन डिवाइड प्रारंभिक कीमत इंटू 100। यहाँ पर 100 कट गया, बराबर इधर के बराबर इधर देखिए, यहाँ पर इस बॉक्स में देखिए। ठीक है, इस बॉक्स में क्या है -1, यहाँ पर मांग में परिवर्तन यानी Q2 माइनस Q1 डिवाइड Q1 डिवाइड कीमत में परिवर्तन यानी P2 माइनस P1 डिवाइड प्रारंभिक कीमत यानी P1। ठीक है, इसको अब आगे यहाँ पर लाए। यहाँ पर Q2 माइनस Q1 इसको क्या कहा जाता है, डेल्टा Q, तो इसलिए माइनस डेल्टा Q डिवाइड Q1, तो इसलिए Q1। यहाँ पर P2 माइनस P1 इसको कहा जाता है डेल्टा P, इसलिए डेल्टा P डिवाइड P1। फिर इसको आगे यहाँ पर किए बराबर क्या किए माइनस डेल्टा Q बटा Q1, इसको इधर लिख दिए। सबसे नीचे है P1, ये सबसे ऊपर चल जाएगा P1 और डेल्टा P यहाँ पर डेल्टा P हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको सजा कर लिख दिए। ईडी बराबर क्या होता है माइनस डेल्टा Q डिवाइड डेल्टा P इंटू P1 बटा Q1। इसको बॉक्स में घेर दिए इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसलिए ईडी बराबर ये याद रखिएगा माइनस डेल्टा Q बटा डेल्टा P इंटू P1 बटा Q1 होता है। ठीक है, देखिए जो प्रतिशत या अनुपातिक विधि से मांग की लोच निकालते हैं, इससे हम एक प्रश्न भी दिए हैं, हो सकता है कि अगर परीक्षा में दे भी दे तो ताकि आसानी से बन जाए। जैसे कि 11 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु की कीमत 15% गिर जाने से उसकी मांग 1000 इकाई से बढ़कर 1200 इकाई हो जाती है। तो मांग की लोच ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। देखिए दिया गया है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 15% गिर जाती है, इसलिए माइनस 15%। यहाँ पर मांग की मात्रा पहले कितना है 1000 Q1 1000 इकाइयाँ, इसलिए Q1 बराबर 1000, फिर बढ़ के हो जाते हैं 1200, इसलिए Q2 बराबर 1200। तो अब निकालेंगे कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, Q2 माइनस Q1 डिवाइड Q1 इंटू 100। तो इसको निकालेंगे तो Q2 कितना है 1200, तो यहाँ पर 1200 माइनस Q1 कितना है तो 1000 डिवाइड 1000 इंटू 100 कट गया। यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर बचा 200 डिवाइड 10 में 0 कट गया यानी 20%, यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकल गया 20%। अब हम लोग निकालेंगे मांग की लोच। तो मांग की लोच बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना निकला 20%, इसलिए 20%, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन जो कि प्रश्न में दिया गया है तो -15%, इसीलिए यहाँ पर -15%। यहाँ पर 5 से काट दे, 5 4 20, 5 3 15, यानी -4/3, और 3 से 4 को डिवाइड देंगे कितना होगा 1.33, यानी -1.33 हो गया। ठीक है, तो ये एक से अधिक हो गया, एक से अधिक मांग की लोच आ गया। इसको क्या कहेंगे, सापेक्ष लोचदार मांग। ठीक है, अगर पूछ भी दे कि किस प्रकार की मांग की लोच है तो सापेक्ष लोचदार मांग है। तो ये हो गया प्रतिशत परिवर्तन
से मांग की लोच निकालने की विधि। अब हम लोग देखेंगे ज्यामितीय या बिंदु विधि से मांग की लोच निकालने की विधि। जैसे कि 12 नंबर प्रश्न है कि ज्यामितीय या बिंदु विधि से। तो देखिए इसमें ग्राफ से समझेंगे। जैसे कि ग्राफ है, इधर एक्स अक्ष लिए, इधर वाई अक्ष लिए। एक्स अक्ष में वस्तु की मात्रा है, वाई अक्ष में वस्तु की कीमत है। ठीक है, यहाँ पर एक रेखा ले ए बी, और यहाँ पर मांग की जो है इसको ग्राफ से इस तरह दर्शाए, डी डी दर्शाए। ठीक है, तो जो ज्यामितीय विधि से मांग की लोच निकालते हैं, मांग की लोच ई डी बराबर क्या होता है, निचला भाग डिवाइड ऊपरी भाग। तो देखिए जो कर्व है इसके निचला भाग, क्या है भाई, यहाँ पर देखिए आर बी है, तो आर बी डिवाइड ऊपरी भाग कितना रही है, तो ऊपर आर है इसलिए आर है। तो ज्यामितीय विधि का मांग की लोच कैसे निकालते हैं, निचला भाग डिवाइड ऊपरा भाग। ठीक है, अब कुल व्यय विधि से निकालेंगे। देखिए जैसे कि 13 नंबर है कि कुल व्यय विधि। तो इस विधि में यह ज्ञात किया जाता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तित होने से कुल व्यय में कितना और किस दिशा में परिवर्तन होगा। ठीक है, कुल व्यय, जैसे कुल व्यय कैसे होगा, जैसे मान लेते हैं कि हम किस तरह का, जैसे हम 5 केजी का कोई वस्तु खरीद रहे हैं। ठीक है, 5 केजी का कोई वस्तु खरीद रहे हैं और मान लेते हैं कि 1 केजी वस्तु की मूल्य 2 रुपया है, तो 5 केजी कितना होगी, तो 5 केजी इंटू 2, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पर वस्तु की मांग हो रहा है इंटू वस्तु की कीमत हो रहा है। तो कुल व्यय हम लोग कैसे निकालेंगे, मांग इंटू कीमत, यहाँ पर दर्शा भी दिए, अर्थात कुल व्यय बराबर वस्तु की कीमत इंटू वस्तु की मांग। ये 3 तरीके से देखिए मांग की लोच हम लोग पहले कितना तरीके से दिखाते हैं, मांग की लोच 5 तरीके से देखे थे, इकाई से अधिक, इकाई से कम, इकाई के बराबर, और ई बराबर 0 और ई बराबर इन्फिनिटी। 5 तरह की मांग की लोच दिखे थे, लेकिन कुल व्यय विधि से केवल 3 ही तरह की मांग की लोच निकाला जा सकता है। 3 प्रकार क्या क्या है, देखिए इसमें केवल निकाला जाता है इकाई के बराबर, इकाई से अधिक और इकाई से कम, ये 3 तरीके से निकाला जाता है। और ई बराबर जो 0 होता है और ई बराबर इन्फिनिटी होता है, ये नहीं निकाला जाता है व्यय विधि द्वारा। तो कुल व्यय विधि द्वारा मांग की लोच को केवल 3 श्रेणियों का आकलन किया जा सकता है। जैसे इकाई के बराबर मांग की लोच यानी ई बराबर 1, इकाई से अधिक मांग की लोच यानी ई ग्रेटर देन 1, इकाई से कम लोच यानी ई 1 से कम। ठीक है, 3 तरीके से तीनों प्रकार को देखेंगे। जैसा कि 14 नंबर प्रश्न है कि इकाई के बराबर मांग लोच। तो इकाई के मांग की लोच क्या होगी, यदि कीमत में वृद्धि या कमी होने पर कुल व्यय स्थिर रहता है तब मांग की लोच इकाई के बराबर होते हैं। अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तो पर भी जो पहले जितने वस्तु की मात्रा खरीद रही थी उतनी ही खरीद रही है, या वस्तु की कीमत में कमी हो रही है तो पहले जितना ही वस्तु खरीद रहे थे तो उतना ही वस्तु खरीद रही है, तो कुल व्यय क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुल व्यय स्थिर रहेगा। उसको कहेंगे मांग की लोच की इकाई के बराबर। ठीक है, अब देखेंगे 15 नंबर इकाई से अधिक मांग लोच। तो इसमें देखिए यदि कीमत के घटने पर कुल व्यय बढ़ता है, कीमत घटेगा तो कुल व्यय बढ़ेगा, अथवा कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय घटता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। इसमें विपरीत संबंध होता है, अगर कीमत घटेगी तो कुल व्यय बढ़ेगी, और अगर कीमत बढ़ेगी तो कुल व्यय घटेगी। ठीक है, यानी विपरीत संबंध होता है इकाई से अधिक मांग लोच में। इस स्थिति में कीमत परिवर्तन में कुल व्यय परिवर्तन विपरीत दिशा में चलते हैं, यह हुआ इकाई से अधिक मांग लोच। और इकाई से कम मांग लोच ये उसके उल्टा होगा, यानी इसमें सीधी दिशा में होगा, अगर कीमत घटेगा तो कुल व्यय भी घटेगा और कीमत बढ़ेगा तो कुल व्यय भी बढ़ेगा। यदि कीमत के घटने पर कुल व्यय घटता है, देखिए सीधी दिशा में कीमत भी घट रहा है, व्यय भी घट रहा है, अथवा कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ती है, कीमत भी बढ़ रहा है, व्यय भी बढ़ रहा है, तब मांग की लोच इकाई से कम होती है, यानी सीधी दिशा में होती है। इस स्थिति में यहाँ पर लिखिएगा, इस स्थिति में कीमत परिवर्तन में कुल व्यय परिवर्तन सदैव एक ही दिशा में चलता है। ठीक है, ये हो गया मांग की लोच की मापने की विधियाँ। ठीक है, अब देखेंगे एक चीज़, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है इसलिए यहाँ पर करवा दिए। जैसे कि 17 नंबर है कि मांग रेखा के सरल रेखा पर होने वाले मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियाँ लिखिए, क्या क्या होते हैं सरल रेखा में। तो इसको समझते हैं ग्राफ विधि से। जैसे कि इधर एक्स अक्ष है, इधर वाई अक्ष है, एक्स अक्ष में वस्तु की मात्रा लिए और वाई अक्ष में वस्तु की कीमत रही है। तो जब बीचों बीच होती है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। ठीक है, आज जब देखिए बीचों बीच है, ई बराबर 1 है यहाँ पर, आज जब ऊपर में होता है यानी ई बराबर इन्फिनिटी होता है, यानी यहाँ पर क्या होगा, पूर्णतः
लोचदार होगी, ठीक है, पूर्णतः लोचदार होगी। ई बराबर इन्फिनिटी होने पर पूर्णतः लोचदार होता है। अब जब नीचे होगी तो ई बराबर 1, ई बराबर 0 होगा, इसमें पूर्णतः बेलोचदार होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आर और बी के बीच में जितना भी है इसमें ई बराबर 1 से कम होगी, यानी इसमें क्या होगी, सामान्यतः मतलब बेलोचदार होगी। और इसमें ई बराबर 1 माने मतलब ई इज ग्रेटर देन 1, यानी इसमें अधिक लोचदार होगी, ठीक है। तो इस स्थिति को ख्याल रखिए। ज़्यादा तो इसमें प्रश्न ये वाला पूछता है कि बीच वाला, कि ई बीच वाला क्या होता है, इकाई के बराबर। अब देखेंगे कि मांग के लोच से संबंधित कुछ प्रकार की वस्तु, जैसे एक नंबर वस्तु है आवश्यक वस्तु। आवश्यक वस्तु यानी इसको कह सकते हैं कि अनिवार्य वस्तु, जो हमारे दिनचर्या में प्रत्येक दिन यूज होता है, प्रत्येक दिन प्रयोग होता है, उसको कहेंगे आवश्यक वस्तु। जैसे आवश्यक वस्तु क्या है, नमक हर दिन प्रयोग होता है, गेहूँ हर दिन प्रयोग होता है, चावल हर दिन प्रयोग होता है। तो ये सब आवश्यक वस्तु है। इसमें कीमत बढ़ेगी तो पर भी उस वस्तु को हम लोग खरीदेंगे, और कीमत घटेगा तो पर भी उस वस्तु को हम लोग खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आवश्यक वस्तु है। यह हमारी प्रत्येक दिन में प्रयोग होती है। ये सब आवश्यक वस्तु होते हैं। तो इसमें कीमत बढ़ेगा या कीमत घटेगा, किसी भी स्थिति में इसमें परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु को हम लोग खरीदेंगे ही। तो इस स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है कि कीमत घटेगा या बढ़ेगा तो पर भी हम लोग खरीदेंगे, उसमें क्या कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इस तरह की वस्तु को हम लोग बोलेंगे बेलोच। यानी इसमें किसी भी तरह की परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी इस तरह की, देखिए ब्रैकेट में लिख दिए, मांग की लोच बेलोचदार होती है। इसमें मांग की लोच बेलोचदार होती है। अब 2 नंबर जैसे कि आरामदायक वस्तु। आरामदायक वस्तु किसको कहेंगे, देखिए आवश्यक वस्तु मतलब वो वस्तु हम लोग का आवश्यक जरूरी है, यानी ज़रूरत वस्तु। आरामदायक वस्तु यानी उस वस्तु से हमें कुछ आराम मिलेगा, जैसे स्वेटर, गर्मी के दिन में पंखा हो गया, ठंडे के दिन में स्वेटर हो गया। तो अगर देखिए पंखा से हमें आराम मिलेगा, अगर पंखा नहीं भी मिलेगा तो पर भी हम मतलब हम पार कर सकते हैं उस स्थिति को। ये हो गया आरामदायक वस्तु। तो इसमें मांग की लोच होती है, लेकिन कुछ मात्रा में होती है, इसलिए साधारण लोचदार होती है। मांग की लोच साधारण लोचदार होती है, ठीक है। अब देखेंगे कि विलासिता वस्तु की इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें अत्यधिक आरामदायक, जैसे विलासिता वस्तु में आ जाएगा कार, टीवी, फ्रिज, इस सब विलासिता वस्तु में आ जाएगी, या मोबाइल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सब विलासिता वस्तु हो जाएगी। तो इस स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं कि कार का मूल्य में थोड़ी सी मूल्य में परिवर्तन होती है तो हम लोग कार को खरीद लेते हैं, ठीक है। अगर कार के मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि उस वस्तु को बाद में खरीदेंगे। तो इसमें परिवर्तन हो रहा है स्थिति में, तो जिसमें स्थिति में परिवर्तन होगा उसमें मांग की लोच अधिक मात्रा में होगा, इसलिए विलासिता वाली वस्तु में मांग की लोच अधिक लोचदार होती है, ठीक है। इसमें वस्तु से संबंधित मांग की लोच। अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर है कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। तो मांग की लोच किस किस वस्तु के द्वारा प्रभावित होती है, तो उसके कारकों को लिखने के लिए कहा गया है। तो वस्तु की प्रकृति, तो वस्तु की प्रकृति के बारे में हम लोग देख लिए, जैसे कि आवश्यक वस्तु में मांग की लोच बेलोचदार होती है, आरामदायक वस्तु में मांग की लोच कुछ मात्रा में लोचदार होती है, और विलासिता वस्तु में मांग की लोच अधिक लोचदार होती है, ठीक है। ये था वस्तु की प्रकृति। अब जैसे 2 नंबर है कि स्थापन्न वस्तु की उपलब्धता। स्थापन्न वस्तु यानी एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु, तो इसमें मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है। क्यों होती है, जैसे चाय और कॉफ़ी वाला हम लोग उदाहरण देखे थे। जैसे अगर चाय का महंगा हो जाएगा तो हम लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे, यानी वस्तु की स्थिति बदल रही है उपभोक्ता की, तो यानी इसमें मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होगी। उसके बाद है वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग। इसमें मांग की लोच लोचदार होगी, क्योंकि वैकल्पिक प्रयोग यानी एक वस्तु के बहुत सारे प्रयोग। जैसे कोयला वाला उदाहरण हम लोग लिए थे पिछले वाले वीडियो में। जैसे कोयला के बहुत सारे उपयोग होते हैं, कोयला का हम लोग खाना बनाने में प्रयोग करते हैं, उसके बाद रेल के इंजन में भी प्रयोग करते हैं, रोशनी के लिए भी प्रयोग करते हैं, तो बहुत सारा उपयोग होती है। तो वैकल्पिक वस्तुओं में मांग की लोच लोचदार होती है। उसके बाद वस्तु का केवल एक ही प्रयोग, अगर वस्तु का केवल एक ही प्रयोग होगी तो उस वस्तु की मांग बेलोचदार होगी, ठीक है। उसके बाद एक 5 नंबर को उपभोग स्थगन यानी बाद में सोचेंगे। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास इस तरह समझते हैं, जैसे ठंडे में पहनने के लिए वस्त्र पहले से ही मौजूद है, ठीक है। अगर वो बाज़ार में गया और एक तो स्वेटर खरीदने के लिए गया, ठीक है, तो क्या कहेंगे कि उस स्वेटर की मूल्य अगर ज़्यादा है तो सोचेगा कि मेरे पास जो पहले का स्वेटर है
उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्या स्थगित कर रहा है इस वस्तु को, तो इसमें स्थगित कर रहा है, नहीं सोच रहा है खरीदने के बारे में, तो इसमें लोचदार होगी। तो ये उपभोग स्थगन वाली वस्तुओं में लोचदार मांग होगी। ठीक है, अब देखेंगे 6 नंबर, जैसे कि व्यय की राशि। तो व्यय की राशि में जिन वस्तुओं में अधिक आय खर्च होती है उस वस्तु का मांग की लोच अधिक होती है, और जिस वस्तु में अधिक मूल्य का अधिक व्यय मतलब कम व्यय होता है उसमें मांग की लोच बेलोचदार होती है। जैसे इस तरह के इसमें समझते हैं, जैसे माचिस खरीदते हैं तो एक माचिस के डिब्बे मान लेते हैं कि 50 पैसे आते हैं। ठीक है, 50 पैसे का आता है, अगर हम उसमें 8 माचिस का पैकेट लेंगे तो कितना होगा, 4 रुपया होगा। उसी जगह पर हम अगर दूध का पैकेट लेते हैं, मान लेते हैं एक दूध का पैकेट है 20 रुपया और 8 पैकेट लेते हैं, तो कितना होगा यहाँ पर 160 रुपया हो जाएगा। तो जब 160 रुपया, तो ज़्यादा मूल्य यहाँ पर आ रहा है, तो जिसमें ज़्यादा मूल्य होता है उसमें अधिक लोचदार होता है, क्योंकि यहाँ पर खरीदार सोचेगा कि इसमें मेरा ज़्यादा मूल्य खर्च हो रहा है। और माचिस के मूल्य में अगर थोड़ा सा मूल्य में वृद्धि होगी या कम होगी तो इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए जिस वस्तु का मूल्य अधिक होती है उसमें लोचदार अधिक होती है, और जिस वस्तु का मूल्य कम होती है उसमें मांग की लोच नहीं होती, यानी बेलोचदार होती है। ठीक है, उसके बाद है 6 नंबर आय स्तर। आय स्तर में जैसे धनी व्यक्ति की मांग की लोच बेलोचदार होगी, क्योंकि धनी व्यक्ति की धनी व्यक्तियों के लिए वस्तु की कीमत में थोड़ा वृद्धि होने पर भी कुछ असर नहीं पड़ेगा, इसलिए इसमें मांग की लोच बेलोचदार होगी। और गरीब व्यक्ति के लिए मांग की लोच लोचदार होगी, क्योंकि गरीब व्यक्ति के लिए वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने के कारण बहुत सारे मतलब हो सकता है खरीदना ही छोड़ देगा, इसलिए गरीब व्यक्ति के लिए मांग की लोच लोचदार होगी। उसके बाद समय अवधि भी प्रभावित करती है, जैसे अल्पकाल में मांग की लोच कम लोचदार होती है और दीर्घकाल में मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। उसके बाद 8 नंबर, जैसे स्वभाव एवं आदत वाली वस्तु में मांग की लोच बेलोचदार होती है। जैसे किसी व्यक्ति की आदत ही है कि अगर मान लेते किसी व्यक्ति को सिगरेट पीने की आदत है, तो अगर सिगरेट का मूल्य बढ़ जाएगा तो पर भी वो सिगरेट पीना नहीं छोड़ेंगे, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए स्वभाव एवं आदत वाली वस्तु में मांग की लोच बेलोचदार होगी। ठीक है, ये था मांग की लोच को प्रभावित करने वाला कारक। तो देखिए, जो आप लोग का चैप्टर नंबर 5 था मांग की कीमत लोच, इसका कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हो गया। करीब कितना वीडियो हुआ, इस 2 वीडियो करवा रहे हैं, पहले वाला वीडियो में कुछ किए थे और आज की वीडियो में कुछ किए, तो कुल मिलाकर 18 प्रश्नोत्तर हो गया सब्जेक्टिव का। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 6 में जाएंगे। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।